आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम आपको हरियाणा में जेबीटी भर्ती के बारे में बताना चाहते हैं कि जेबीटी की भर्ती हरियाणा में कभी भी आ सकती है। इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। इसमें कोई ज़्यादा आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे ग्रुप डी और सी की तैयारी कर रहे हैं उसके अलावा उसको बहुत कम ही पढ़ना है जेबीटी भर्ती के लिए। जेबीटी भर्ती के वर्तमान आंकड़ों को हम देखें तो उसमें लगभग 2500 वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है। आपने देखा होगा कि मेवात के अंदर जो वैकेंसी निकली थी, सभी बच्चे इंतजार कर रहे थे कि भर्ती आएगी, पर मेवात के निकलने के बाद में अधिकतर बच्चों ने वहां भरा नहीं था, अन्यथा सभी बच्चे भरते, चाहे वो ग्रुप सी में लग रहे हैं चाहे वो ग्रुप डी में लग रहे हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूं कि ये जो वैकेंसी है इसके लिए आपको क्या क्या स्टेप पढ़ने पड़ेंगे। पहला आप समझिए, धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझ अच्छे तरीके से विकसित करेंगे। यदि हरियाणा के अंदर जेबीटी की वैकेंसी के बारे में हम पढ़ें तो हरियाणा में जेबीटी भर्ती के अप्रोक्सीमेट 2500 वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है। आपने देखा कि जो मेवात की वैकेंसी आई थी उसमें बहुत कम लोगों ने फॉर्म अप्लाई करे थे, क्योंकि उस क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए या लोगों की धारणा ही ऐसी बनी हुई है कि हम वहां जाना नहीं चाहते। पर जिसको जॉब नहीं मिल रही है वो तो अप्लाई किया उन्होंने तो, या जिसकी इच्छा है वो तो जाते ही है, पर कुछ ने नहीं अप्लाई किया। रेस्ट ऑफ हरियाणा की तुलना में वहां पर अधिकतर बच्चों ने कम अप्लाई किया था। और यहां वैकेंसी आती है तो आप यहां पर देखिए, हरियाणा में जेबीटी भर्ती 2500 प्लस वैकेंसी आने की उम्मीद है। और हरियाणा में जेबीटी टीचर लगने के लिए आपको एस्टेट क्लियर होना चाहिए आपका, या तो आपके पास जेबीटी होनी चाहिए या आपके पास डीएलएड होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। पर क्या है कि ये होने के बाद में और आपके पास जेबीटी या डीएलएड है, वो बंदे यदि वैकेंसी आती है और वैकेंसी आते ही, मतलब आनी है वैकेंसी तो, और आते ही जिन्होंने एस्टेट कर रखा है और इनके पास जेबीटी या डीएलएड है वो अप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करेंगे तो उनका फिर एग्जाम होगा। तो एग्जाम के बारे में हम पढ़ेंगे, वो अगले पेज पर पढ़ेंगे, क्योंकि हमने सारा जो एचएससी की तरफ से जो सिलेबस है वो हम अच्छे तरीके से देखेंगे, क्या क्या सिलेबस रहेगा अपना। सैलरी क्या रहेगी जेबीटी टीचर की वो देखिए। सैलरी रहेगी आपकी 35,400 रुपए बेसिक पे, 35,400 रुपए, और 55% आपका डीए, 8% आपका एचआरए, 1000 रुपए आपका मेडिकल। ठीक है, ये आपकी सैलरी रहेगी। बेसिक पे आपकी 35,400 रहेगी, 35,400 का फिर 55%, ठीक है, फिर उस 35,400 का 8%, और फिर 1000 रुपए इसमें जुड़ जाएंगे, ये आपकी टोटल सैलरी बन जाएगी। और इन हैंड सैलरी है वो कुछ 10% डीए और एचआरए, डीए और बेसिक पे का कट के, और फिर वो खाते में जमा हो जाते हैं, फिर आपकी सैलरी आती है। अप्रोक्सीमेट 54-55 हजार रुपए आपके इन हैंड आ जाएंगे। यदि आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, होने के बाद में आपका इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होता है, आपके डायरेक्ट नाम आते ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे,
और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपकी डायरेक्ट लिस्ट आउट हो जाएगी और आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई आपकी? ये व्यवहारिक है, पर देखने में व्यवहारिक है, वैसे बहुत कुछ है इसमें। लिस्ट आउट हो जाएगी। यहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यहां पर 4 गुना कैंडिडेट बुलाते हैं। यदि वैकेंसी 10 है तो कैंडिडेट 40 बुलाएंगे। मेरा कहने का मतलब 40 कैंडिडेटों में से 10 कैंडिडेटों को सेलेक्ट कर लेंगे, 30 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। अब अपना जो सिलेबस है हरियाणा में, वो सिलेबस आप देखिए क्या सिलेबस रहेगा आपका। चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपके 20 मार्क्स। कितने मार्क्स के? 20 नंबर के रहेंगे। हिंदी आपकी 10 नंबर की रहेगी। इंग्लिश आपकी 10 नंबर की। और हरियाणा जी के 20 मार्क्स। और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग मानो आप, यहां पर रीजनिंग आप जल्दी समझ में आ जाएगा, 10 नंबर। और मैथ के 20 नंबर और इन्वायरमेंट के 10 नंबर। अब कुछ बच्चे क्या है मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चे ग्रुप सी और डी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बताओ आप, एक तो ये पार्ट और कुछ है ही नहीं। हिंदी आप पढ़ते हो सी और डी में, इंग्लिश भी आप पढ़ते हो, हरियाणा जी के भी आप पढ़ते हो, रीजनिंग भी आप पढ़ते हो, मैथ भी आप पढ़ते हो और इन्वायरमेंट भी आप पढ़ते हो। मेरा कहने का मतलब साइंस आप पढ़ते हो। तो सारे प्रश्न हैं, जो बच्चे सी और डी की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के हिसाब से यह प्रश्न पत्र रहेगा। पर इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रहेंगे आपके शिक्षा शास्त्र, बच्चों के सत्र के हिसाब से। बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, बच्चों को इस तरीके से समझाने के लिए, या बच्चों के सामने ये परिस्थितियां पैदा हो जाए तो आप एक टीचर होने के नाते इसका उपचार किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक लाइन बता रहा हूं। वैसे तो मैं खुद पढ़ाऊंगा, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। दिल्ली की जो बुकें आती है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यहां से जब मेवात का एग्जाम हुआ था, कहां का? मेवात कैडर का एग्जाम हुआ था, सारे के सारे 100 क्वेश्चन इन बुक में से थे, NIOS की बुक में से। जो मैंने पहले कुछ बच्चे मेरे से ऑफलाइन मतलब घर पर आगे मिले, मैंने कहा भी आप है ना NIOS की बुक पढ़ लो, वहां से सारे प्रश्न आपके आ जाएंगे। क्योंकि ये NIOS जिस तरीके से NCERT पढ़ते हैं, इसी तरीके से दिल्ली के अंदर NIOS की बुक लगती है। और वो बच्चे जिन्होंने NIOS की बुक अच्छे तरीके से पढ़ी थी, उनके 100 में से 90 अबव स्कोर बन गया था। एक दो मेरे जानकार भी थे, उनके 87 लगभग 82 के नंबर आ गए थे। अब क्या है कि NIOS के लिए हम आपको जो इसमें प्रमुख लाइनें होती है, जो आपके बुक में नहीं दी होती है, जो आप कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ किसी राइटर की पढ़ते हैं, कोई किसी राइटर की पढ़ते हैं, कोई किसी राइटर की पढ़ते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं NIOS के बुक के बारे में कि वो मैंने पढ़ रखी है। हम आपको जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको NIOS को ध्यान में रखते हुए हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा स्कोर बन जाए। तो इसमें आप देखेंगे चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, पियाजे, कोल्सबर्ग, वाइगोत्स्की, इस तरीके से तो आप पढ़ते ही हैं। लर्निंग एंड पेडागोजी, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। देखो मैं आपको कम शब्दों में बताऊं, ये आपका रहा चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का। उसके बाद में ये आपका हिंदी का सिलेबस रहेगा। इसमें भी क्वेश्चन अब की बार 2-4 क्वेश्चन ही व्याकरण से संबंधित थे,
और सारे के सारे पेडागोजी से रिलेटेड थे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, और उसके बाद में बच्चों का लेखन कला का विकास करवाना हो, बच्चों का मतलब सर्वांगीण विकास के बारे में, या समावेशी शिक्षा के बारे में, या डिसलेक्सिया क्या है, या आपका सतत व्यापक मूल्यांकन क्या है, या पोर्टफोलियो क्या है, कोल्सबर्ग क्या कहना चाहता है, बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं। मतलब व्यवहारिक क्वेश्चन थे, पर थे पजल करने वाले। अधिकतर लोगों ने अपना मतलब उन प्रश्नों को गहराई से नहीं समझा, और न समझने के कारण उनको समस्या का सामना करना पड़ा। वृद्धि और विकास के भी क्वेश्चन आए थे, और उसके अलावा एकीकृत और समावेशी शिक्षा की ज्यादा क्वेश्चन आए थे, और लिंग और जेंडर के भी क्वेश्चन आए थे। अधिकतर बच्चे ऐसे ही सोचते हैं कि लिंग और जेंडर एक ही चीज है, जो कि अलग है। लिंग का मतलब सेक्स, जेंडर अलग चीज है, लिंग अलग चीज है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके के प्रश्न हैं वो एनआईएस की बुक में अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और एनआईएस के अंदर ही जो राइट टू एजुकेशन है और राइट टू इंफॉर्मेशन है, या CSW1 है, या जो अपना स्टेप है, अलग अलग तरीके से भी एजुकेशन के अंदर किस तरीके से बच्चों को प्री प्राइमरी या प्राइमरी के अंदर हम पढ़ाते हैं, इनका माध्यम क्या रहेगा, मातृभाषा का जो स्टेप है वो कब से कब तक रहेगा, वो सारे प्रश्न हैं वो एनआईएस की बुक में अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से आपको समझा रखे हैं। इसके अंदर 30-32 बुकें आती है, और 30-32 बुक में से मेरा दिमाग ये कहता है आप एक दिन के अंदर 2 बुक पढ़ सकते हैं व्यवहारिक तरीके से, क्योंकि उनके अंदर आपका समझ विकसित करने के लिए आपको इतने बढ़िया तरीके से उदाहरण दे रखे हैं कि आप सोच नहीं सकते। यह नहीं है कि आपको रट्टे मारने की जरूरत है, वो आपकी समझ विकसित कर देगा। एनआईएस का जो स्टेप, वो जो बुक्स हैं, पर आपके जो ये बुक है ना, जो आप कोई भी बुक अलग से पढ़ते हैं, जो आपके नोट्स मानो, या राजस्थान की बुक्स मानो, या कुछ और हरियाणा के अंदर जो राइटर हैं वो लिखते हैं, तो वो आपकी समझ विकसित करने में इतने उदाहरण नहीं देते हैं, क्योंकि वो तो शॉर्ट फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं। भी मैंने 50 पेज में सारी चीजें दे दी है, मैंने 70 पेजों में दे दी है, मैंने 80 पेजों में दे दी है, पर वहां पर तो अलग अलग उदाहरणों को अच्छे तरीके से स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। तो मेरा यही रहेगा उदाहरण आपके लिए कि आप एनआईएस की बुक जरूर पढ़ना, यदि आपको हरियाणा के अंदर या DSSB के अंदर आपको टीचर लगना है, क्योंकि वो आपको समझ विकसित कर देंगे, और आपका प्रश्न किसी तरीके से आए, आप बिना किसी हिचक के आप अपना उत्तर निकाल सकते हैं। जिस तरीके से पहले पेपरों में ये आते थे कि वायुमंडल के अंदर नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी गैस कम है या कौन सी गैस ज्यादा है, ये आजकल आने बंद हो गए, अब ये आने स्टार्ट हो गए। हरित गैस निम्न में से कौन कौन सी, पहले ही आने आता था हरित गैस कौन कौन सी है, अब ये आने लगे हरित गैस है वो सबसे अधिक कौन सी है, सबसे कम कौन सी है। तो इस तरीके के आगे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, उदाहरणों को समझना पड़ेगा, बच्चों को आपको बच्चा बनना पड़ेगा, आपको एक स्टूडेंट लाइफ जीनी पड़ेगी, और उसके बाद में आप एक बड़ी अहदे पर पहुंचोगे। और ये अपना जो था जेबीटी टीचर से रिलेटेड, इसमें देखो मैंने आपको सैलरी के बारे में बता दिया, और कौन कौन भर सकता है, असिस्टेंट होना चाहिए, और किस तरीके से इसका प्रोसीजर है लगने का। पर सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका सिलेबस का, तो वो बच्चे टाइम लगते ही एनआईएस की बुक एक साहित्य के रूप में पढ़ लेना, वो आपका नॉलेज का डेवलपमेंट करेगी। और क्योंकि जो ये आप पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप कोल्सबर्ग पढ़ें, पियाजे पढ़ें, या कोई और कुछ भी सिद्धांत पढ़ें, वो सिद्धांत में वहां जो सिद्धांत दे रखे हैं एनआईएस की बुकों में, वो सिद्धांत बहुत डिफरेंट है। आपकी समझ का आप कहोगे आनंद आ गए, और आनंद कब आते हैं, जब आप कुछ विशेष करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एनआईएस की जरूर बुक पढ़ें, और वैसे हम खुद पढ़ाएंगे आपको, अलग अलग बढ़िया बढ़िया उदाहरण लेके आएंगे, वर्बल बोलेंगे, आप सुनते रहना, आपको आनंद आएगा, और हमारे को भी है, आप प्रश्न पूछोगे हमारे को भी आनंद। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे तरीके से तैयारी करना, अपने हथियारों को पहना कर लो, जब भी वैकेंसी आए, वैकेंसी आनी है, क्योंकि बीजेपी सरकार है वो एक वैकेंसी कंप्लीट जरूर करेगी, आज नहीं तो कल करेगी, ठीक है। तो आप अपने हथियारों को तैयार रखें,
और जब भी वैकेंसी आई अपना अप्लाई करो और अपना अच्छे तरीके से जॉब प्राप्त करो। बहुत बहुत धन्यवाद।